Hello students, here we are with our next chapter of English from class 7. Today we will read our 10th chapter An Alien Hand and our book name is An Alien Hand. Okay? तो बच्चों आज हम क्लास 7th का 10th चैप्टर पढ़ेंगे जो है An Alien Hand और हमारी बुक का नेम भी An Alien Hand है. So take out your book and open page number 66 in your book. सो एन एलियन हैंड, एलियन मीन्स होता है विदेशी, तो एक विदेशी हाथ. तो जो ये स्टोरी है वो टिल्लू और उसके पेरेंट्स की है जो है मार्स पे रहते हैं और किस तरह से वहाँ पर जीवन यापन वो करते हैं, किस तरह से वहाँ की किस तरह से वहाँ की जो कंडीशंस हैं उसको इस चैप्टर में बताया गया है. ठीक है, तो एन एलियन हैंड एक विदेशी हाथ. बिफोर यू रीड, इससे पहले आप पढ़ें. हैव यू हर्ड ऑफ द वाइकिंग मिशन ऑफ मार्स? क्या आपने मंगल के मिशन वाइकिंग के बारे में सुना है? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस नासा वाइकिंग मिशन टू मार्स was composed of two spacecraft. राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासक का वाइकिंग मिशन दो अंतरिक्ष यान से बना था. तो नासा जो है अमेरिकन कंपनी है. द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस नासा वाइकिंग मिशन टू मार्स वाज कंपोज्ड ऑफ टू स्पेसक्राफ्ट. राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासक का वाइकिंग मिशन दो अंतरिक्ष यान से बना था. Viking 1 and Viking 2, each consisting of an orbit and a ladder. Viking 1 और Viking 2 यानी Viking प्रथम और Viking द्वितीय और प्रत्येक each consisting of an orbit and a lander. प्रत्येक में कृत्रिम उपग्रह और एक लैंडर था. तो देखो ऑर्बिट क्या होता है, जो कृत्रिम ग्रह होता है यानी एक स्पेस के चारों ओर क्या लगाता है, वो एक ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको बोलते हैं ऑर्बिट. और लैंडर यानी जो वहाँ पर उतरता दूसरा अंतरिक्ष यान था वो वहाँ पर लैंडर यानी वहाँ पर लैंड करेगा वो स्पेस पे और वहाँ पर जो जो चीज़ें हैं उनके बारे में स्टडी करेगा. ठीक है, तो वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2, तो जो दो स्पेस क्राफ्ट थे उनके वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 और प्रत्येक में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर था यानी एक कृत्रिम उपग्रह और एक लैंडर था. The primary objectives were to obtain images and samples of the Martian surface and soil and search for any possible signs of life. Martian surface means होता है मंगल ग्रह. The primary objectives were to obtain images and samples of the Martian surface. प्राथमिक उद्देश्य मंगल ग्रह की सतह और मिट्टी के चित्र and samples of the Martian surface and soil and search for any possible signs of life. So the primary objectives was to obtain images and samples of Martian surface and soil and search for any possible signs of life. प्राथमिक उद्देश्य मंगल ग्रह की सतह और मिट्टी के चित्रों और नमूने प्राप्त करना था और जीवन की किसी भी संभावित संकेतों की खोज करना था. तो देखो जो इनके प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स थे वो था कि जो मार्सियन सरफेस है यानी जो मंगल ग्रह की सतह है उसके सैंपल लेना, उनके पिक्चर लेना और उनकी जो मिट्टी है सरफेस और जो मिट्टी है उसके सैंपल लेना था और वहाँ पर क्या जीवन की कोई संभावना है, कोई संकेत है इस चीज़ के, इसका पता करना था. ठीक है, तो वाइकिंग 1 वॉज लॉन्च्ड ऑन 20 अगस्त 1975 एंड अराइव्ड एट मार्स ऑन 19 जून 1976. तो पूरा एक साल लग गया देखो उसको वहाँ लैंड करने में. तो वाइकिंग 1 वॉज लॉन्च्ड ऑन 20 अगस्त 1975. वाइकिंग प्रथम को 20 अगस्त 1975 को प्रशिक्षण किया गया एंड अराइव्ड एट मार्स ऑन 19 जून 1976 और 19 जून 1976 को मंगल में पहुंचा. तो इसको
कब छोड़ा गया था मंगल को, मंगल ग्रह की ओर इसको छोड़ा गया था वाइकिंग 1 को 20 अगस्त 1975 को, और वह मंगल ग्रह पर 19 जून 1976 को पहुंचा था वाइकिंग 1। वाइकिंग 2 was launched on 9 September 1975 and entered Mars orbit on 7 August 1976। वाइकिंग 2 को या वाइकिंग द्वितीय को को 9 सितंबर 1975 में छोड़ा गया एंड इंटर्न मार्स ऑर्बिट ऑन 7 अगस्त 1976, और यह मंगल कक्ष में 7 अगस्त 1976 में प्रवेश किया, और इसने मंगल ग्रह में 7 अगस्त 1976 में प्रवेश किया। देखो तो वाइकिंग 2 और वाइकिंग 1 कब लॉन्च हुए थे? तो वाइकिंग 1 जो लॉन्च हुआ था वो 20 अगस्त 1975 को हुआ था, और वो मार्स में पहुंचा था 19 जून 1976 को, और वाइकिंग 2 को 9 सितंबर 1975 को लॉन्च किया गया था, और वो पहुंचा था 7 अगस्त 1976 को। सबको क्या लगे? एक 1 ईयर लगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर जो कह रहे हैं कि वो उन्होंने नासा ने जब वाइकिंग मिशन, मार्स के लिए वाइकिंग मिशन जब शुरू किया था, उसमें 2 स्पेस क्राफ्ट थे, जो उनका नाम था वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2, और जो दोनों ही स्पेस क्राफ्ट थे उनमें ऑर्बिटर और लैंडर था। तो ऑर्बिटर क्या होता है? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता, और लैंडर जो होता वो सब सतह पर उतरता और जो भी चीज़ वहाँ पर जानकारी इकट्ठा करनी होती वो करता। ठीक है, और प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो थे उनके वो थे कि जो मार्सियन सरफेस है, यानी मंगल ग्रह की जो सरफेस है, उसके चित्रों और मिट्टी को इकट्ठा करना था, और अगर वहाँ पर जीवन की कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोई संभावना है, तो इनके संकेतों को भी इकट्ठा करना था। ठीक है, तो वो लॉन्च वाइकिंग 1 20 अगस्त 1975 को हुआ था, और वो मंगल ग्रह पे 19 जून 1976 को पहुंचा, और वाइकिंग 2 9 सितंबर 1975 को लॉन्च हुआ, और वो मार्स ऑर्बिटर में पहुंचा था 7 अगस्त 1976 को। Then, besides taking photographs and collecting other science data on the Martian surface, the two landers conducted 3 biology experiments to look for possible signs of life. Besides taking part, तो मंगल ग्रह की सतह पर तस्वीर लेने और अन्य वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र करने के अलावा 2 लैंडर ने जीवन के संभावित संकेतों की तलाश के लिए 3 जीव वैज्ञानिक प्रयोग किए। तो देखो अब वहाँ पर जो था, बिसाइड्स टेकिंग फोटोग्राफ्स एंड कलेक्टिंग अदर साइंस डेटा ऑन द मार्सियन सरफेस, तो मार्सियन सरफेस यानी मंगल ग्रह की सतह पर तस्वीर लेने और अन्य वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र करने के अलावा द टू लैंडर्स कंडक्टेड 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स टू लुक फॉर पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ। 2 लैंडर ने जीवन के संभावित संकेतों की तलाश के लिए 3 जीव विज्ञान का प्रयोग किए। ठीक है, तो उन्होंने उसके अलावा जो वहाँ पर डेटा कलेक्ट करने के अलावा उन्होंने 2 और क्या काम किए, जहाँ पर जीवन की संभावना है या नहीं है यह देखने के लिए उन्होंने 3 बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट वहाँ पर किए। एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो क्लियर एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल नियर द लैंडिंग साइट्स। एविडेंस मीन्स होता है सबूत। ठीक है, तो अब तक अवतरण स्थलों के पास मिट्टी में मौजूद रहने वाले सूक्ष्म जीवों का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो अब तक जहाँ पर जो लैंडर जहाँ पर उतरे थे, वहाँ पर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वहाँ पर अभी तक भी जो सूक्ष्म जीव हैं उनका उन मिट्टियों पर उन मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव रहते हैं उनका कोई अभी तक वहाँ पर कि वह जीवित है इसका कोई वहाँ पर प्रमाण नहीं है। ठीक है, नाउ रीड द स्टोरी। अब आपको स्टोरी जो पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर की पॉइंट्स दिए गए हैं कि आप स्टोरी में क्या पढ़ेंगे। Tillu and his parents live beneath the surface of a planet under artificial conditions. टिल्लू और उसके टिल्लू और उसके माता पिता कृत्रिम परिस्थितियों में एक ग्रह की सतह के नीचे रहते थे। तो वो एक आर्टिफिशियल कंडीशंस होती हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो स्पेस में लोग जाते हैं वो किस तरह से वहाँ रहते हैं, तो ऐसे ही टिल्लू और उसके पेरेंट्स भी एक प्लैनेट की सरफेस में आर्टिफिशियल कंडीशंस में रहते हैं। तो टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव बीनीथ द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। टिल्लू और उसके माता पिता कृत्रिम परिस्थितियों में एक ग्रह की सतह के नीचे रहते थे। तो वो रहते हैं मार्स ग्रह पे। ठीक है, टिल्लू हैज़ हर्ड एंड रीड अबाउट द सन एंड द स्टार्स। टिल्लू ने
सूरज और तारों के बारे में सुना और पढ़ा था। ही हैज़ नेवर सीन देम, उसने उन्हें कभी नहीं देखा। टिल्लूज फादर गोज टू वर्क थ्रू अ सीक्रेट पैसेज एंड टिल्लू वॉन्ट्स टू नो ऑल अबाउट इट। टिल्लू के पिता एक गुप्त मार्ग से काम पर जाते थे और टिल्लू उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। तो देखो आपको क्या है, इस स्टोरी में आप पढ़ेंगे कि टिल्लू और उसके माता पिता एक सरफेस में एक प्लेनेट में रहते हैं, आर्टिफिशियल कंडीशंस में, यानी कृत्रिम उसमें, और उसके पिता जो हैं एक गुप्त मार्ग से अपने काम पर जाते हैं, जिसके बारे में टिल्लू को पता नहीं होता, लेकिन टिल्लू उस रास्ते के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। टिल्लू, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे। टिल्लू, तुमसे कितनी बार कहा है इस रास्ते से पर मत जाओ। तो टिल्लू, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे। टिल्लू, तुम्हें कितनी बार कहा गया है कि उस रास्ते पर मत जाओ। बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे, लेकिन पिताजी वहाँ पर रोज़ क्यों जाते हैं। तो बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे, लेकिन पिताजी वहाँ रोज़ क्यों जाते हैं। बिकॉज दैट्स हिज जॉब टिल्लू, क्योंकि यह उनका काम है। टिल्लू, दैट वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज, उस रास्ते पर, वह रास्ता एक भूमिगत मार्ग था। टिल्लूज फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलॉन्ग दैट पैसेज, टिल्लू के पिता को उस टिल्लू के पिता उस गुप्त टिल्लूज फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलॉन्ग दैट पैसेज, टिल्लू के पिता हमेशा उस रास्ते से अपने काम पर जाते थे। एंड एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन, और प्रतिदिन वह वापस भी उसी दिशा से आते थे। वट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट, फॉरबिडन मीन्स होता है मना करना या निषिद्ध, रूट मीन्स होता है रास्ता। वट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट, उस निषिद्ध मार्ग के अंत में क्या पड़ता था। Not only Tillu, but a great majority of the community would have liked to know. Not only टिल्लू, केवल टिल्लू ही नहीं बल्कि समुदाय के एक विशाल जनमत समुदाय का एक विशाल जनमत भी यह जानना पसंद या पसंद चाह यह जानना पसंद करता था। ठीक है, तो देखो अब जो टिल्लू है, टिल्लू की जो माँ है उससे कहती है कि टिल्लू, आपको कितनी बार मना किया है उस रास्ते से नहीं जाने के लिए। लेकिन फिर टिल्लू कहता है कि पापा क्यों वहाँ से रोज़ जाते हैं। तो उनकी माँ कहती है क्योंकि यह उनका काम है। तो फिर आपको बता रहे हैं दैट वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज, यह रास्ता एक भूमिगत मार्ग था। टिल्लूज फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलॉन्ग दैट पैसेज, टिल्लू के पिता को प्रतिदिन काम पर उस रास्ते से होकर जाना पड़ता था। एंड एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन, और प्रतिदिन वो उस दिशा से वापस आते थे। वट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट, इस निषिद्ध मार्ग के अंत में क्या पड़ता था। नॉट ओनली टिल्लू बट अ ग्रेट मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी वुड हैव लाइक टू नो, न केवल टिल्लू बल्कि समुदाय के एक विशाल जनमत भी यह जानना चाहते थे। तो देखो अब टिल्लू जो है, अब उसको क्यूरियोसिटी रहती थी, उसके पापा एक अंडरग्राउंड जो पैसेज था, अंडरग्राउंड जो रास्ता था, उससे अपने काम पे जाते थे। तो टिल्लू को क्यूरियोसिटी रहती थी कि पापा इस रास्ते से कहाँ जाते हैं, ये रास्ता कहाँ जाता है। तो टिल्लू की माँ उसको हमेशा मना करती थी कि तुम इस रास्ते पे क्यों जाते हो, और तुम्हारे पापा को वहाँ से काम पर जाना होता है इसलिए वो वहाँ पर जाते हैं। तो टिल्लू के जो पिता थे उनको हमेशा उस अंडरग्राउंड पैसेज से ही होकर जाना पड़ता था अपने काम पर, और फिर वो वापस भी उसी दिशा से आते थे। तो अब जो भूमि के जो फॉरबिडन रूट था, यानी औरों को उसमें जाने की मनाही थी उस रास्ते से, तो उस रास्ते के अंत में क्या पड़ता था, ये केवल टिल्लू ही नहीं बल्कि समुदाय के अन्य लोग भी जानना चाहते थे। ठीक है, टिल्लूज फादर वॉज वन ऑफ द सेलेक्ट फ्यू परमिटेड टू गो दैट वे, टिल्लू के पिता उस रास्ते से जाने वाले चुनिंदा लोगों में से एक थे। यानी टिल्लू के पिता जो उस रास्ते से पर जा सकते थे, जिनको उस रास्ते पर जाने की परमिशन थी, अनुमति थी, उनमें से चुनिंदा लोगों में से एक थे। द अबव कन्वर्सेशन इनवेरिएबली टुक प्लेस बिटवीन टिल्लू एंड हिज मदर वेन एवर ही इंसिस्टेड ऑन फॉलोइंग हिज फादर,
यह उपरोक्त बातचीत टिल्लू और उसके माँ के बीच नित्य तब होती जब वह पिता के पीछे जाने पर जोर देता। इनवेरिबली मीन्स होता है नित्य। तो देखो द above conversation invariably took place between टिल्लू एंड हिज मदर whenever he insisted on following his father। उपरोक्त बातचीत टिल्लू और उसकी माँ के बीच नित्य तब होती जब वह पिता के पीछे जाने पर जोर देता। ठीक है, तो ये जो कन्वर्सेशन है ये टिल्लू और उसकी मदर के बीच में है। तो टिल्लू की माँ उसे हमेशा रोकती थी जब भी वो अपने पिता के पीछे जाने की जिद करता। तो उसकी माँ उसे ये कहती कि यह तुम्हारे पापा के ऑफिस जाने का रास्ता है, उन्हें काम पर जाने का रास्ता है। तो टिल्लू को हमेशा क्यूरियोसिटी रहती कि आखिर वो रास्ते के अंत में पड़ता क्या है, पापा उस रास्ते से जाते कहाँ हैं। ठीक है, टुडे हाउएवर वॉज डिफरेंट। हालांकि आज अलग था। टिल्लूज फादर वॉज enjoying a siesta एट होम एंड टिल्लू मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ ए सिक्योरिटी कार्ड। सिस्टा मीन्स होता है शॉर्ट रेस्ट और नैप आफ्टर लंच, यानी खाना खाने के बाद छोटी सी झपकी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो टुडे हाउएवर वॉज डिफरेंट। हालांकि आज कुछ अलग था। टिल्लूज फादर वॉज इंजॉइंग अ सिस्टा एट होम। टिल्लू के पिता घर पर दोपहर के खाने के बाद एक झपकी का आनंद ले रहे थे। एंड टिल्लू मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी कार्ड। और टिल्लू उनके सुरक्षा कार्ड को पाने में कामयाब रहा। तो देखो उनके पास एक सिक्योरिटी कार्ड था जिसके थ्रू वो उस रास्ते से जा सकते थे। तो टिल्लू के फादर जो थे वो घर पे खाना खाने के बाद थोड़ी सी झपकी ले रहे थे और टिल्लू उसी समय जो उसके पापा का सुरक्षा कार्ड था, सिक्योरिटी कार्ड था, उसे वो पाने में सफल रहा। देन इवे evading his watchful mother's eyes, टिल्लू made his way to the forbidden पैसेज। एविडिंग मीन्स होता है बचता हुआ। देन इवेडिंग हिज वॉचफुल मदर्स आइज टिल्लू मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज। फिर अपनी माँ की चौकस आंख से बचता हुआ टिल्लू निषिद्ध मार्ग की ओर आगे बढ़ गया। ठीक है, तो उसने अपने जब उसके पापा सोए थे तो उसने चुपके से वह सिक्योरिटी कार्ड उठा दिया और फिर वह अपनी माँ की सतर्क निगाहों से, यानी जो उसकी माँ उस पर हमेशा नज़र रखती थी, तो सतर्क निगाहों से बचता हुआ वह उस निषिद्ध मार्ग पर आगे बढ़ गया। अ मेटल डोर बियर्ड हिज एंट्री। बियर्ड मीन्स होता है रोकना। तो एक धातु के दरवाजे ने उसके प्रवेश को बाधित किया। बट टिल्लू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू अ स्लॉट। स्लॉट मीन्स होता है छेद या खांचा। ठीक है, लेकिन टिल्लू ने अपने पिता को एक खांचे में जादुई कार्ड खिसकाते हुए देखा था। ही डिड द सेम एंड द डोर ओपनड नॉइसलेसली। उसने भी ऐसा ही किया। ही डिड द सेम, उसने भी ऐसा ही किया और दरवाज़ा बिना आवाज़ के खुल गया। एज वेल लिट पैसेज सीम्ड टू बेकन हिम। बेकन मीन्स होता है स्वागत करना या बुलाना। तो इशारे से बुलाना, बेकन मीन्स होता है इशारे से बुलाना। तो अ वेल लेट पैसेज सीम्ड टू बेकन हिम। एक अच्छा प्रकाश युक्त मार्ग उसे संकेत से बुलाते हुए दिखाई दिया। तो देखो वो क्या होता है, तो वो जो कार्ड ले लेता है तो वो जाता है, तो फिर जो मेटल का डोर होता है वो उसकी एंट्री को रोक देता है। यानी जो मेटल का डोर होता है उस पर कार्ड स्वाइप करना पड़ता है। तो उसने अपने पापा को देखा होता है कि इसके पापा जो मेटल का जो मैजिक कार्ड है उसको उस डोर पे, उस पर एक जगह होता है सांचा ऐसा होता है, उस पर स्वाइप करते हैं। तो वह इसी तरह से वो उसने भी वैसा ही किया और फिर जो दरवाज़ा था वो नॉइजलेसली यानी बिना शोर के खुल गया। और एक अच्छी तरह से प्रकाश युक्त रास्ता उसे ऐसा दिख रहा था कि उसे बुला रहा हो, इशारे से बुला रहा हो। Snatching the card which had come out of the another slot in the wall, Tillu started his march along a gentle upward slope, for the passage led from the underground habitat to the surface of the planet. Snatching the card which had come out of the another slot in the wall, उस कार्ड को खींचते हुए जो दीवार के दूसरी छिद्र से बाहर आया। टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च अलोंग अ जेंटल अपवर्ड स्लोप। टिल्लू ने एक हल्की चढ़ाई की ओर अपनी कूच शुरू की। टिल्लू स्टार्टेड फॉर द पैसेज लेट फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटेट टू द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। हैबिटेट मीन्स होता है शेल्टर या होम, यानी किसी का आश्रय या घर। फॉर the passage led from the underground habitat to the surface of the planet, क्योंकि यह रास्ता भूमिगत बस्ती से ग्रह की सतह पर ले जाता था।
तो देखो जो टिल्लू था उसने जो कार्ड था वो दूसरी दीवार की दूसरी तरफ से जो स्लॉट था, यानी दीवार की दूसरी तरफ जो छेद था उससे वो बाहर आया, तो उसने उस कार्ड को निकालते हुए तो एक हल्की सी चढ़ाई पर अपना चलना शुरू किया, क्योंकि जो रास्ता था वहाँ जो अंडरग्राउंड हैबिटेट्स थी, यानी जो भूमिगत बस्तियाँ थी, सतह पर प्लैनेटरी ग्रह की सतह पर जो भूमिगत बस्तियाँ थी उससे होकर जा रहा था वो रास्ता। टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन if it was daytime, and the star or the stars it was if it was night, about which he had heard and read so much. टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन। टिल्लू सूरज देखने के लिए उत्सुक था, यदि वह दोपहर हो, और द स्टार्स और तारे या तारे इफ़ इट वॉज नाइट, यदि वह रात हो। अबाउट विच ही हैड हर्ड एंड रीड सो मच, जिसके बारे में उसने बहुत अधिक सुना और पढ़ा था। ठीक है, तो अंडरग्राउंड रहते थे, तो अंडरग्राउंड में उन्हें चाँद और तारे, तो अंडर भूमि के नीचे तो आप जब रहोगे, अंडरग्राउंड रहोगे, तो आपको दिखेगा नहीं ना, स्टार एंड सन नहीं दिखेंगे, लेकिन उसने उनके बारे में बहुत कुछ सुना होता है। तो वो जब वो भूमिगत रास्ते से बाहर जाता है तो वो सोचता है कि अगर ये दिन का टाइम होगा तो मुझे क्या दिखेगा, सूरज दिखेगा, और अगर ये रात का टाइम होगा तो मुझे तारे दिखेंगे। ठीक है, बट अलास दैट वाजंट टू बी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। टिल्लू हैड अंडरस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट। अंडर एस्टिमेटेड मीन्स होता है कम आंकना। टिल्लू ने सुरक्षा व्यवस्था को कम महत्व दिया या कम आंका था। Invisible mechanical devices had already detected and photographed the small intruder, sent his picture to the Central Bureau, where it was thoroughly checked. Invisible mechanical devices had already detected means होता है found out means पता लगाना, and photographed the small intruder means होता है घुसपैठिया। इनविजिबल तो अदृश्य यांत्रिक उपकरणों ने पहले ही छोटे घुसपैठिए का पता लगा लिया था और उसकी फोटोग्राफ और उसकी तस्वीर खींच ली। सेंड हिज पिक्चर टू द सेंट्रल ब्यूरो वेयर इट वॉज थॉरोली चेक्ड, उसकी तस्वीरों को केंद्रीय कार्यालय को भेजा जहां उन्होंने उसकी गहन जांच की। तो देखो जब टिल्लू को ये लगा कि उसे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन वह गलत था, क्योंकि जो वहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट यानी जो सुरक्षा की जो व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा टाइट थी। तो उसने टिल्लू ने जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको बहुत कम महत्व दिया, उसको लगा कि वह नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन जो इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस वहाँ पर थी, यानी अदृश्य जो यांत्रिक उपकरण वहाँ पर लगे हुए थे, उन्होंने पहले से ही घुसपैठिया का पता लग गया था उन्हें, और उन्होंने उसकी फ़ोटो खींच ली थी। और फिर वो फ़ोटो खींच के उन्होंने केंद्रीय कार्यालय यानी सेंट्रल ब्यूरो जो होता है उसको भेज दी थी, और फिर वहाँ पर उस फोटोग्राफ्स की गहन छानबीन की गई। एंड बिफोर ही हैड एडवांस्ड 10 pieces a strong hand fell heavily on his shoulder, और इससे पहले कि वह 10 कदम आगे बढ़ता, एक मजबूत हाथ मजबूती से उसके कंधे पर पड़ा। जेंटली बट फर्मली ही वॉज स्कॉटेड मीन्स होता है टेकन और ले जाया गया। तो जेंटली बट फर्मली ही वॉज स्कॉटेड बाय द सिक्योरिटी स्टाफ बैक होम टू एन एनेक्सियस एंड एंग्री मदर। धीरे से लेकिन दृढ़ता से उसे सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा घर वापस भेज दिया गया, चिंतित और गुस्सैल माँ के पास। तो देखो जैसे ही उसको ये पता नहीं था कि उसकी ऑलरेडी उसको वहाँ पर देख लिया गया है, जो डिवाइसेस वहाँ पर लगी हैं, तो उसने चुपके तो वो जैसे ही आगे मुश्किल से ही वो 10 कदम आगे बढ़ा होगा, तो एक मजबूत हाथ उसके कंधों पर पड़ता है, और वे उसे धीरे से लेकिन दृढ़ता से उसके जो सुरक्षा कर्मचारी होते हैं वहाँ के, उसे उसकी माँ उसके घर वापस भेज देते हैं, चिंतित और गुस्सैल माँ के पास। While he was being scolded, he received help from an unexpected quarter. जब उसे डांटा जा रहा था तो उसे एक अप्रत्याशित अभयदान से मदद मिली। तो क्वार्टर अनएक्सपेक्टेड मीन्स होता है अप्रत्याशित,
क्वार्टर मीन्स होता है अभयदान। तो वाइल ही वॉज बींग स्कॉल्डेड ही रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर। जब उसे डांटा जा रहा था तो उसे एक अप्रत्याशित अभ्यास से अभयदान से मदद मिली, यानी उसको जिसकी उम्मीद नहीं थी कि जो मदद उसे मिलेगी, तो डांटते वक्त उसे वह मदद मिली। लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग सेड हिज फादर हु हैज जस्ट गॉट अप। मुझे उसे समझाने दो प्रिय, उसके पिताजी ने कहा जो अभी उठे थे। इफ़ ही इज़ प्रॉपरली ब्रीफ्ड ही विल नॉट डू सच अ थिंग्स अगेन। यदि उसे, ब्रीफ्ड मीन्स टोल्ड और इन्फॉर्म्ड, बताना, ठीक है, यदि उसे ठीक तरह से समझाया जाएगा तो फिर वह इस तरह की सी चीज़ें दोबारा नहीं करेगा। ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, उन्होंने समझाना शुरू किया। तो देखो ही स्टार्टेड एक्सप्लेन, वह समझाने लगे। तो देखो उन्होंने समझाना शुरू किया। तो जब उसकी मम्मी उसे डांटती हैं तो उसके पापा कहते हैं कि प्रिय मुझे उसको एक्सप्लेन करने दो, मुझे उसको समझाने दो। उसके पापा ने कहा जो अभी उठे थे। इफ़ ही इज़ प्रॉपरली ब्रीफ्ड, यदि उसे ठीक तरह से इस बारे में समझाया जाएगा, ही विल नॉट डू सच अ थिंग्स अगेन, वह इस प्रकार की चीज़ें फिर नहीं करेगा। ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, उन्होंने उसे समझाना शुरू किया। तो उसकी पापा ने कहा कि मैं इसे समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसे अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा तो यह फिर ऐसा करने की ऐसी चीज़ें फिर नहीं करेगा। तो उन्होंने फिर उसे समझाना शुरू किया। लिसन टिल्लू, आई वर्क ऑन अ surface when an ordinary person cannot survive because the air is too thin to breathe and where the temperature is so low that you would freeze to that. Listen टिल्लू, सुनो टिल्लू, I work on a surface where an ordinary person cannot survive. ऑर्डनरी मीन्स होता है साधारण, सर्वाइव मीन्स होता है जीवित रहना। आई वर्क ऑन अ सरफेस, मैं एक ऐसी सतह पर काम करता हूँ जहाँ पर वेयर एन ऑर्डनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव, जहाँ पर एक साधारण व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। बिकॉज द एयर इज़ टू थिन टू ब्रीथ, क्योंकि हवा सांस लेने के लिए बहुत पतली है। एंड वेयर द टेम्परेचर इज़ सो लो दैट यू वुड फ्रीज टू दैट डेथ, और जहाँ तापमान इतना कम होता है कि तुम बर्फ़ में जमकर मर जाओगे, तो बर्फ़ से जमकर तुम मर जाओगे। तो उसके पापा उससे कहते हैं कि मैं एक ऐसी सरफेस पे, एक ऐसी सतह पर काम करता हूँ जहाँ ऑर्डनरी यानी साधारण जो आदमी है वह जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ पर हवा जो है सांस लेने के लिए बहुत पतली है, और जहाँ का तापमान इतना कम है कि आप वहाँ पर जमकर क्या होगे,